मान लीजिए हमारे पास एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज है यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो हमने पहले देखा हुआ है कि इसे दृश्य रूप से कैसे समझा जा सकता है। तो एक बार यहाँ जल्दी से फिर से उसको देख लेते हैं। हम इसे इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि वोल्टेज प्लस V0 और माइनस V0 के बीच दोलन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब इस वीडियो में हम इसे विजुअली समझने का एक और तरीका बताएंगे जिसे फेज़र डायग्राम यानी फेज़र आरेख कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या हैं और हमें इनकी समझ क्यों होनी चाहिए और आखिर ये फेज़र इतने कमाल के क्यों होते हैं। तो फेज़र को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा सदिश है, वेक्टर है, जो अभी स्थिर और क्षैतिज अवस्था में है, हॉरिजॉन्टल है, और जिसकी लंबाई प्रत्यावर्ती सिग्नल यानी ऑल्टरनेटिंग सिग्नल के अधिकतम मान के बराबर है। हम कल्पना करेंगे कि जैसे जैसे सिग्नल प्रत्यावर्तित होता है, ऊपर नीचे जाता है, जैसा हमने एनिमेशन में देखा, हमारा वेक्टर इस तरह से घूम रहा है। अब मान लेते हैं कि ये वेक्टर एक समान कोणीय वेग यानी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। ये वही कोणीय आवृत्ति है जो यहाँ है। तो अब हम इस घूमते हुए वेक्टर को इन दोलनों से, इन ऑसिलेशन से कैसे जोड़ते हैं। तो कल्पना कीजिए कि यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, जैसे कि एक सूरज या टॉर्च जो प्रकाश दे रहा है, और यहाँ सामने एक दीवार है। अब इस वेक्टर की छाया जो इस दीवार पर पड़ रही है, वही छाया इस दोलन को निरूपित करती है। उदाहरण के लिए अभी वेक्टर क्षैतिज के अनुदिश है, इसलिए ये कोई छाया नहीं बना रहा है और इसलिए इस समय वोल्टेज V का मान 0 है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ऑसिलेशन शुरू हो जाता है तो उस समय हमारा वेक्टर कुछ कोण से घूम जाता है, जिसकी वजह से अब ये एक छाया बना रहा है और यह छाया उस क्षण में वोल्टेज V का मान या दोलन को दर्शाती है। और जैसे जैसे ये वेक्टर घूमता है उसकी छाया बड़ी होती जाएगी, फिर छोटी होगी, और जैसे जैसे ये और घूमता जाएगा ये छाया ऑसिलेट करेगी और इस ऑसिलेशन को निरूपित करेगी। हमारे पास यहाँ एक एनिमेशन है जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमने यहाँ प्रकाश को नहीं दर्शाया है, इसलिए आपको प्रकाश की कल्पना खुद करनी होगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यह इस घूमते हुए वेक्टर द्वारा बनाई गई छाया है। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले तो इसे फेज़र क्यों कहते हैं? दूसरा, ये वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्यों घूम रहा है, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज दिशा में क्यों नहीं घूम रहा? और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये इतने अच्छे तरीके से काम क्यों करता है, ये छाया इतने सटीक ढंग से इस ऑसिलेशन को निरूपित क्यों करती है, यहाँ हो क्या रहा है। और अंत में हमने ये मान लिया कि ये बहुत बढ़िया निरूपण है, लेकिन हम इसका करें क्या? हम इस घूमते हुए सदिश की कल्पना करके क्या कर सकते हैं? तो चलिए इन सवालों का जवाब एक एक करके देते हैं। तो इसे फेज़र क्यों कहा जाता है? मान लीजिए समय t बराबर 0 पर वेक्टर इस तरह से क्षैतिज दिशा के अनुदिश है और कोई छाया नहीं बना रहा, इसलिए v का मान 0 है। अब कुछ समय t के बाद ये हम एक नई स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इस t समय में हमारा वेक्टर, हमारा फेज़र कुछ कोण से घूम गया है। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि ये कोण कितना है? ये वेक्टर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है ना, इसलिए 1 सेकंड में यह ओमेगा कोण घूमता है, तो t सेकंड में यह ओमेगा t कोण से घूमेगा, है ना। तो यह कोण ओमेगा t के बराबर है और ओमेगा t वही कोण है जो हमारे इस समीकरण में है। इसे कला कोण या फेज एंगल कहते हैं, या इसे बस कला या फेज भी कह सकते हैं। अब चूंकि हमारा वेक्टर इस फेज कोण की कल्पना को आसान बनाता है, इसीलिए इसे फेज़र कहते हैं। अब इस ग्राफ को देखकर फेज एंगल का अनुमान लगाना मुश्किल है ना। अगर आप सिर्फ ग्राफ को देखें तो क्या आप ओमेगा टी का मान बता सकते हैं? आप ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि v धनात्मक है और v अधिकतम नहीं है, तो शायद ओमेगा टी 0 या 90 के बीच कुछ होगा। लेकिन जब आप इस वेक्टर को देखते हैं तो आप सीधे इस कोण को माप सकते हैं और कला कोण को, फेज एंगल को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, इसीलिए इसे फेज़र कहते हैं। अब दूसरा सवाल, यह वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, क्लॉकवाइज क्यों नहीं?
तो ये बस एक मानक है, स्टैंडर्ड है। फेजर्स गणित में, मैथ्स में भी उपयोग होते हैं और मैथ्स में आप जानते हैं कि हम ग्राफ्स में पहले चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे और फिर चौथे में जाते हैं। ऐसे ही त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में, यूनिट सर्कल्स में हम वामावर्त घूर्णन को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को धनात्मक मानते हैं और हम यहाँ भी उसी मानक का उपयोग कर रहे हैं। और अब तीसरा और बड़ा सवाल, इस वेक्टर की छाया इन दोलनों के साथ, ऑसिलेशंस के साथ बिल्कुल मेल कैसे खाती है? ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में छिपा है। यह छाया वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक है यानी वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आपको क्या लगता है, इस वर्टिकल कंपोनेंट की लंबाई क्या है? यहाँ ये कोण ओमेगा टी है और हमें इस त्रिकोण में कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज ज्ञात है। तो क्यों ना आप वीडियो को यहाँ पॉज करके और ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके इस सवाल का जवाब खुद ढूंढने की एक कोशिश करें। चलिए अब हम बताते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर भुजा विपरीत भुजा यानी ऑपोजिट साइड को दर्शाती है। चूंकि हमें कर्ण ज्ञात है, हम यहाँ साइन का उपयोग करेंगे। तो साइन ओमेगा टी बराबर छाया की, शैडो की लंबाई बटे कर्ण वी नॉट। और इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि छाया की लंबाई वी नॉट साइन ओमेगा टी है, जो कि ये दोलन है। इसलिए एक वेक्टर जिसकी लंबाई अधिकतम मान के बराबर है और जो समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, उसकी छाया इस सिग्नल के ऑसिलेशन के साथ मेल खाती है। और अब अंतिम और मुख्य सवाल कि हम इसका करें क्या? हमें इस फेज एंगल को समझने की ज़रूरत ही क्या है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो मान लीजिए कि यह वोल्टेज एक संधारित्र से, कैपेसिटर से गुजर रहा है और हम आपसे कैपेसिटर में धारा का ग्राफ बनाने के लिए कहें तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा? अब हम पहले से जानते हैं कि संधारित्र में, कैपेसिटर में धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है यानी लीड करती है। लेकिन क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? वास्तव में हम ये ग्राफ बना भी सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हमें इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत समय और दिमाग खर्च करने के बाद हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन ये एकदम से क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राफ ऐसा दिखेगा। लेकिन अब अगर हम आपसे धारा का फेजर बनाने के लिए कहें तो इसे बनाना इतना कठिन नहीं है। और ये हम कैसे करते हैं? तो मुझे पता है कि फेजर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और मुझे ये भी पता है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से अग्रगामी है। तो बस इसी जानकारी से क्या आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके धारा का फेजर बनाने का प्रयास कर सकते हैं? तो चूंकि यह करंट 90 डिग्री से लीड करती है, अग्रगामी है, इसलिए करंट का, धारा का फेजर वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्रीज आगे होगा। तो यह कुछ इस तरह दिखेगा और इसकी लंबाई धारा के अधिकतम मान के, शिखर मान के बराबर होगी। फेजर की लंबाई हमेशा पीक वैल्यू के बराबर होती है और यह कोण 90 डिग्रीज है, इसलिए धारा की कला या फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। है ना? आसान है ना? तो चलिए अब एक और उदाहरण लेते हैं और इसे आप खुद से करके देखिए। अब मान लीजिए कि यह फेजर एक प्रेरक से, इंडक्टर से गुजर रही धारा को निरूपित करता है। तो क्या आप इस क्षण में वोल्टेज का फेजर बना सकते हैं? वीडियो को पॉज करिए और कोशिश करिए। तो ध्यान रखिए कि प्रेरकों में, इंडक्टर्स में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से अग्रगामी होता है यानी वोल्टेज लीड करता है। तो इसका फेजर कहाँ बनेगा? चलिए देखते हैं। तो क्या हम इसे यहां बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। तो जो हमने बनाया है उसमें करंट लीड कर रही है, लेकिन इंडक्टर के लिए, प्रेरक के लिए वोल्टेज अग्रगामी होता है, वोल्टेज लीड करता है, इसलिए वोल्टेज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करंट से आगे होगा। तो वोल्टेज का फेजर यहां बनेगा। ठीक है ना? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो इस ग्राफ को देखें। अगर भूरे रंग से वोल्टेज और गुलाबी रंग से धारा को दर्शाया गया है तो क्या आप बता सकते हैं कि इनकी फेज के बीच या इनकी कलाओं के बीच क्या संबंध है? शायद आप ये बता सकते हैं कि धारा वोल्टेज से थोड़ी आगे है, लेकिन कितना, ये स्पष्ट नहीं है।
यदि हम एनिमेशन के द्वारा भी दोलन को, ऑसिलेशन को देखें तो भी हम साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकते। आप ये देख सकते हैं कि करंट लीड कर रही है, अग्रगामी है, लेकिन क्या आप कोण का सटीक मान बता सकते हैं? ये इतना आसान नहीं होगा। पर अब हम आपको फेजर आरेख दिखाते हैं। वाओ, देखिए, अब हमें एनिमेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम फेजर डायग्राम को देखकर तुरंत बता सकते हैं कि धारा वोल्टेज से आगे है, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और अगर हम इस कोण को माप लें तो आपको करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल मिल जाएगा। तो हुए ना फेजर आरेख काम की चीज़। फेजर डायग्राम्स धारा और वोल्टेज या किन्हीं भी दो दोलनों के ऑसिलेशंस के बीच संबंध को समझने में बेहद मददगार होते हैं, और इनका असली कमाल सर्किट एनालिसिस में, यानी परिपथों का विश्लेषण करते समय दिखता है। हम आने वाले वीडियोस में इनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं ताकि आप समझ सकें कि फेजर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रेरक यानी इंडक्टर और एक प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर है, जो श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और हमने आपको इनके सिरों के बीच वोल्टेज के मान दिए हैं। दोनों प्रत्यावर्ती वोल्टताएं हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि ए और बी के बीच कुल वोल्टेज क्या होगा, इसका शिखर मान, पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसे कैसे करेंगे? अब एक तरीका तो ये है कि आप इन्हें सीधे जोड़ दें। हम VI प्लस VR कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें इन्हें सरल बनाना होगा, और उसके लिए हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का उपयोग करना होगा। तो ये थोड़ा टेढ़ा काम है। चलिए, इसके बजाय हम फेज़र विधि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिरोधक के लिए फेज़र बनाते हैं। आप किसी भी घटक के लिए पहले फेज़र बना सकते हैं, और फेज़र को कहीं भी बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि फेज़र की लंबाई पीक वैल्यू के बराबर हो। तो ये हमने प्रतिरोधक के वोल्टेज का फेज़र बनाया है। अब प्रेरक के, इंडक्टर के वोल्टेज में ओमेगा टी प्लस π/2 है, यानी ये प्रतिरोधक से 90 डिग्रीज आगे है। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि इंडक्टर वोल्टेज रेजिस्टर वोल्टेज से, प्रतिरोधक वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्रीज आगे हो, और इसका मान प्रेरक की वोल्टेज के पीक वैल्यू के बराबर हो। और अब बस हम इन वेक्टर्स को जोड़कर कुल वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। हम वेक्टर्स को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का यानी समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग कर सकते हैं, जो यहाँ एक आयत है, और इसका विकर्ण यानी डायगोनल हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये 3 है और अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, और बस काम खत्म। तो परिणामी वोल्टेज का शिखर मान, पीक वैल्यू 5 है ना? एकदम कमाल है ना? हमने ये उदाहरण आपको इसलिए दिए ताकि आप ये समझ सकें कि फेज़र हमारे काम को कितना आसान बना देते हैं। लेकिन अगर आपको अभी ये पूरी तरह से समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, थोड़े से अभ्यास के बाद ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए इसकी चिंता न करें। तो इस लंबी सी कहानी का छोटा सा सार ये है कि फेज़र घूर्णन करते हुए, घूमते हुए सदिश यानी वेक्टर्स होते हैं, जिनकी लंबाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा के शिखर मान, पीक वैल्यू के बराबर होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ओमेगा कोणीय वेग से घूमते हैं, जो दोलन की कोणीय आवृत्ति के बिल्कुल बराबर होता है। वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक या ऊर्ध्वाधर दीवार पर बनने वाली वेक्टर की छाया, शैडो, इन दोलनों को निरूपित करती है, और ये धारा और वोल्टेज के फेज के बीच के संबंध को समझने या ऑल्टरनेटिंग करंट्स या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को जोड़ने में बेहद उपयोगी होते हैं। संक्षेप में बोलें तो फेजर्स एकदम ऑसम होते हैं।